Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the first lecture of wave optics. है ना। तो बच्चों इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और एक्चुअली लाइट जो है ना वो अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री ही है ना। लाइट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी भी रिसर्च जो है वो चली रही है। इनफैक्ट आप देखिए, ये लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट चली है। जैसे कि सबसे पहले आए थे न्यूटन साहब, है ना। तो न्यूटन साहब ने क्या बिलीव करा कि लाइट जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। उनके हिसाब से लाइट क्या थी, वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स थी। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट एंड दीज कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस when not acted upon by external forces, है ना। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगी, ये जो लाइट रेज है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। न्यूटन कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लाइट विद द सरफेस इट इज इंसिडेंट अपॉन, है ना। जैसे हम लोग इलास्टिक पार्टिकल्स का जब कोलिजन देखते हैं तो याद है उस केस में जब इलास्टिक पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आता है। तो उसी तरीके से उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया लाइट के रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वर एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग, है ना। एजम्पशन क्या था उनका कि जो पार्टिकल्स ऑफ डेंसर मीडियम होते हैं सच एज ग्लास और वाटर, दिस स्ट्रांगली अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, जिस वजह से क्या होती है, सरफेस पे बेंडिंग होती है। तो ये जो मानना था ये किनका मानना था, न्यूटन साहब का मानना था। ठीक है। इनके बाद बच्चों आए डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स, है ना। उनका क्या सजेशन था कि लाइट का वेव फिनोमेनन हो सकता है। द अपैरेंट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट मे बी मच स्मॉलर दैन द डायमेंशंस ऑफ दीज ओपनिंग्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो उन्होंने जो है ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट था ना, उसका एक नया एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है मे बी वो इतना छोटा हो, है ना, कि वो जो ओपनिंग्स हैं जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, जिस वजह से वो सीधा निकल जा रहा है ना। तो ये हाइगन साहब का प्रोपोजिशन था। ठीक है। तो बच्चों इनके बाद आए थॉमस यंग साहब, है ना। उन्होंने भी पार्टिकल थ्योरी को चैलेंज करा और इस बार उनके पास एक एक्सपेरिमेंट भी था जो इस बात को प्रूव कर रहा था। वो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनका कहना था और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि लाइट कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफेयर्स एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमा एंड मिनिमा डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस। तो बच्चों कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऐसे सोर्सेज जिनसे जो वेव्स निकलती है ना, तो उन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड रहे। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो वो जब इंटरफेयर कर रहे थे तो मैक्सिमा और मिनिमा प्रोड्यूस हो रहा था डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस। मतलब ये तो एक वेव का नेचर होता है ना। मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो तो वेव का नेचर होता है कि जब वो इंटरफेयर करते हैं तो कहीं पर मैक्सिमम बनता है, कहीं पर मिनिमम बनता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने ये शो करा कि जो लाइट है ना, वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक वेव की तरह बिहेव कर रही है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने वेव थ्योरी को सपोर्ट करा, जैसे अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंडक्टेड बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट ऑगस्टिन जीन फ्रेनेल, है ना। एक तो उनका हेल्प आया, है ना। जैसे कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये भी एक वेव फिनोमेना होता है। हम लोग डिफ्रैक्शन को भी पढ़ेंगे 5th लेक्चर में। और डिफ्रैक्शन में बेसिकली ये होता है कि जब कोई लाइट रे जो है वो एक ओपनिंग से, एक होल से मान लीजिए वो निकलने की कोशिश करती है ना। तो अगर उस होल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है तो हमें एक सिग्निफिकेंट बेंडिंग दिखती है लाइट की, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। तो कॉर्नर्स या फिर जो होल्स होते हैं उनसे जब बाहर लाइट निकलती है तो वो बेंड कर जाती है। इसी फिनोमेनन को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक वेव प्रॉपर्टी होती है। उनके अलावा मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय फौकॉल्ट, है ना, इन 1850, इस फिनोमेना ने भी हेल्प करा। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मैक्सवेल, which correctly predicted the speed of light
were parts of a long activity which put the corpuscle theory of light to an end and convincingly established that light is a wave phenomenon. है ना? तो मैक्सवेल साहब ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर जो थ्योरी डेवलप करी है ना, उस थ्योरी की मदद से स्पीड ऑफ लाइट को एक्यूरेटली, है ना, हासिल किया गया। तो इस बात ने क्या प्रूव करा कि जो लाइट है वो एक वेव फिनोमिनन है ना। तो इसने कॉर्पसल थ्योरी को क्या कर दिया, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसे, है ना। उनका ये कहना सही आ गया कि जो लाइट है इट इज एक्चुअली अ वेव। लेकिन बच्चों अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, है ना। बट द ड्रामा वॉज नॉट येट ओवर। एक्चुअली दिक्कत कहां पर आ गई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, लाइट जो है वो वेव है, लेकिन ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है इट एक्चुअली फेल्ड टू एक्सप्लेन Hall-Bosch's and Lenard's observation in 1900 that when light falls on a metal surface, electrons are ejected and that the kinetic energy of the electrons does not depend on the intensity of the light used, है ना। जो kinetic energy थी emitted electrons की, वो actually intensity of light पे depend नहीं कर रही थी, और इस phenomena को ये जो wave theory of light है वो explain नहीं कर पा रहा था। Even Hertz possibly had the first observation of this phenomenon in early 1880s, है ना, जिस चीज को 1900 में Hall-Bosch's and Lenard's observation के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, इसको एक्चुअली ऑब्जर्व किया था किन्होंने, हर्ट्ज ने 1880s में, है ना। और इस ऑब्जर्वेशन का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सर एल्बर्ट आइंस्टीन को, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय अनदर जायंट एल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905 ऑन अ पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट ओनली, है ना। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया, पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट के थ्रू किया गया। तो बच्चों आप सोचिए ये कितनी मजेदार चीज हो गई कि अभी तक लोगों ने ये स्वीकार कर लिया था कि लाइट जो है वो वेव है, लेकिन फिर से पलट गई चीजें और लोग फिर से ये मानने लगे कि अच्छा लाइट के पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि देयर इज वेव पार्टिकल डुअलिटी, है ना। लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, इट कैन बिहेव एज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स डिपेंडिंग ऑन इट्स इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग्स, है ना। तो बेस्ड ऑन की कैसा सराउंडिंग है उसके हिसाब से कोई एक जो उसका बिहेवियर है वो डोमिनेट करता है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट, है ना, ये सबसे मजेदार चीज है कि लेटर इट वॉज फाउंड दैट इवन द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स also have a dual character and can show interference and diffraction under suitable situations। तो ये सिर्फ लाइट की ही खासियत नहीं है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स और इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि हर मैटर के पास एक डुअल नेचर होता है ना। हर एक पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है उसका एक वेव नेचर भी, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इस लाइट वेव्स को हम लोग और अच्छे से एनालाइज करते हैं। हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है लाइट वेव्स के बारे में, जैसे कि light waves need no material medium to travel, है ना, they can propagate in vacuum, और इसी वजह से लाइट को क्या कहा जाता है कि इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। और हम लोग जानते हैं कि जो सन से जो रेज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थ तक, तो बीच में कोई मीडियम तो होता नहीं है, वैक्यूम होता है, फिर भी ये रेज जो आज हैं जो हमारे पास आती हैं, तो उसका रीजन यही है कि ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है और उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है ट्रैवल करने को। The quantity that changes with space and time in terms of which the wave equation should be written is the electric field existing in space where light travels, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो लाइट है ना, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से लिख सकते हैं ना, इक्वेशन बना सकते हैं। बिकॉज लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स दे कैन बी पोलराइज। तो इस चैप्टर में हम लोग एक और नई चीज सीखेंगे जिसका नाम है पोलराइजेशन, और वो सिर्फ स्पेशलिटी होती है ट्रांसवर्स वेव की। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लाइट वेव्स जो है वो जस्ट बिकॉज कि वो ट्रांसवर्स वेव है, दैट्स व्हाई दे कैन बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं टॉपिक वेव फ्रंट पे, है ना। हमारे को एक छोटा सा आइडिया है वेव फ्रंट का। ये क्या होता है वेव फ्रंट? अ सरफेस ऑन विच द वेव डिस्टर्बेंस इज इन सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। जैसे कि मान लीजिए कि एक ठहरा हुआ पानी है, उसके ऊपर आपने एक स्टोन को ड्रॉप करा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से रिपल्स फॉर्म होगी। लेकिन इन रिपल्स में भी एक खासियत देखिए, आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना।
तो आप देख पा रहे हो कि अगर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो उस सर्कल के सारे जो पार्टिकल्स है ना, वो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट जो है बेसिकली वो एक सरफेस है ऑन विच द वेव डिस्टर्बेंस इज इन सेम फेज। अगर कोई एक पार्टिकल जो है वो ऊपर उठ रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल उसमें ऊपर उठेंगे, कोई एक पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल नीचे जाएंगे। ये एक ऐसी सरफेस है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट थ्रू दैट पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वेव फ्रंट, तो वेव कैसे जा रही है, वेव तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है ना। तो हम लोग हर जगह देख पा रहे हैं कि जो वेव फ्रंट है और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप कुछ वेव फ्रंट के टाइप्स को देखते हैं। जैसे पहला टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स हो, है ना, तो वो 3 डायमेंशन में ना हर डायरेक्शन में क्या करेगा, वेव को भेजेगा, है ना। तो फॉर अ स्फेरिकल वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स द इक्वेशन ऑफ द वेव इज ऑफ द फॉर्म, ये रहा, है ना, E इज इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन बी। इस फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं किसके लिए, स्फेरिकल वेव के लिए। यहां पर हमारे को पता है कि ये जो v है ना, ये जो v है यहाँ पर, ये क्या है, ये बेसिकली वेव की वेलोसिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर r हमारे को क्या बता रहा है, r बता रहा है कि रेडियली, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वेव एक्चुअली प्रोपोगेट कर रही है ना, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, है ना, ये पूरा का पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। और एम्पलीट्यूड हम लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस एंड दस द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनवर्स डिस्टेंस। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो होती ही है ना। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है ना, इंटेंसिटी और भी ज्यादा कम होती जा रही है, ठीक है। तो अगर ये जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड अगर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ रहा है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। कौन से केस में, स्फेरिकल वेव फ्रंट वाले केस में, ठीक है। तो बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में जो है हम लोग बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर क्यों आ रही है। आइए मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि सोर्स से जब वेव निकल रही है ना, तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब एक तरीके से पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो सोर्स है ना, इसकी पावर P है, मतलब पर सेकेंड ये कितनी एनर्जी बाहर भेज रहा है, P एनर्जी बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो किसी टाइम पर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो लेट अस से कि ये जो पहला स्फेरिकल सरफेस है ना, इसकी रेडियस मान लीजिए कि R1 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर सेकेंड इसको कितनी एनर्जी मिल रही है, पर सेकेंड इसको P एनर्जी मिल रही है। और कितने एरिया में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी कह देंगे, I1 कितनी कह देंगे। I1 का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, है ना। तो I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी है, वो P है, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 4 पाई R1 स्क्वायर से, है ना। तो P एनर्जी पर यूनिट टाइम है, उसको डिवाइड कर दिए एरिया से 4 पाई R1 स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। और इस वजह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स के बारे में ना। प्लेन वेव फ्रंट्स कब आएंगी, जब हमारे पास पैरेलल लाइट रेज होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लेन वेव फ्रंट्स फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, अगर डिस्टेंट सोर्स है तो उससे रेज जो है वो पैरेलल होती है,
और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो वेव फ्रंट बनेंगी वो कैसी होंगी, प्लेन होंगी। और इस बार आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर वेव फ्रंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, उन सारे वेव फ्रंट पे उतनी ही एनर्जी फॉल कर रही है उतने ही एरिया पर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो सारे के सारे वेव फ्रंट से एसोसिएटेड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वही देखिए यहाँ पर मेंशन्ड भी है कि इफ अ प्लेन वेव ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी अलोंग द वाई डायरेक्शन और अलोंग द जेड डायरेक्शन, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और इन एनी अदर डायरेक्शन इन द वाई जेड प्लेन, क्योंकि वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। The equation of such a light wave may be written as E equal to E naught sin omega t minus x by v, जहाँ पर हमारे को क्या क्या जानकारी मिल रही है, वेव वेलोसिटी v है, t माइनस एक्स बाई वी है, मतलब पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग वेव जा रही है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, जो कि इस बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो वही यहाँ लिखा है वेयर ई नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स एट टाइम t। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल पे ना। आखिर कौन सा प्रिंसिपल था जो उन्होंने दिया था, आइए हम लोग समझते हैं। तो द फर्स्ट कंडेंसिंग वेव थ्योरी फॉर लाइट वाज इन 1678, है ना। और 1678 में हमें पता है कि यंग साहब जो है वो तो पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, बाय डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स, मैथमेटिकली सिंपलर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल पढ़ रखा है, इट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो उसके कंपैरिजन में इन्होंने जो कहा वो काफी सिंपल था, है ना, और उन्होंने एक तरीके से हमारे को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया है। इट नाइसली एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेव्स एंड गेव फिजिकल मीनिंग टू द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। Huygens wave theory is based on geometrical construction that allows us to tell where a given wavefront will be at any time in the future if we know its present position, है ना। तो हमारे को ये जो हाइगन्स प्रिंसिपल है वो किस चीज़ की जानकारी देता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर मान लीजिए कोई वेवफ्रंट के बारे में जानकारी है ना, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो अगला वेवफ्रंट जो है ना वो कहाँ पर होगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो देखिए बच्चों हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेवफ्रंट सर्व एज पॉइंट सोर्सेज ऑफ स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स। After a time t, the new position of the wavefront will be that of a surface tangent to these secondary wavelets। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बेसिकली एक पॉइंट सोर्स है, उसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट क्रिएट होंगे। अब मान लीजिए मेरे को ए डैश है ना, ये जो वेवफ्रंट है इसकी जानकारी है, तो इनका कहना ये है कि ये जो वेवफ्रंट है ना ए डैश, उसके सारे के सारे पॉइंट दे विल सर्व एज पॉइंट सोर्सेज। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट सोर्सेज यहाँ पे शो करे गए है ना। वैसे तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इस वेवफ्रंट के वो पॉइंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे, पर हम लोगों ने समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिया है ना। तो ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेवफ्रंट सर्व एज पॉइंट सोर्सेज। किसके पॉइंट सोर्सेज है ये, ऑफ स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि वेव के बच्चे को वेवलेट कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, है ना। दे विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर द न्यू वेवलेट्स, है ना। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना होगा, देखिए हाइगन्स साहब क्या कह रहे हैं कि आप वेवफ्रंट ए डैश लीजिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप हर पॉइंट को क्या इमेजिन करिए कि वो पॉइंट सोर्सेज है, और उनको पॉइंट सोर्सेज मानते हुए आप क्या करिए, आप अगेन यहाँ पर स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करिए, और इन स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स को है ना किसी टी टाइम पर आप इस तरीके से ही बनाएंगे ना। अब किसी टी टाइम पर अपने सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग अगर क्या बना दिया, स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स अगर आपने बना दिए, तो एक ऐसी सरफेस जो इन सबके क्या हो गई, टैंजेंट हो गई, वो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी वेवलेट, है ना। तो ये नया वेवफ्रंट हमारे को दे देगा, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया गया है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर अ टाइम टी द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट, है ना। अब ये ए डैश से खिसक करके क्या बन गया, बी डैश बन गया, है ना। वो कैसे बनाया गया, सरफेस टैंजेंट टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। इन सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स के टैंजेंट को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, और ये क्या बन गया, नया वेव फ्रंट, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल को अप्लाई किया है टू अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, है ना, इसे अप्लाई करते हैं टू अ प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारे पास लेटर से की शुरुआत में ए डैश वेव फ्रंट थी। अब हम लोग न्यू वेव फ्रंट ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अगेन हमें ये पता है कि सारे के सारे पॉइंट जो है ए डैश वेव फ्रंट पे दैट विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट सोर्सेज यहाँ पर ले लिए, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब इनकी मदद से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे सेंटर मानते हुए, पॉइंट सोर्स मानते हुए वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए। तो अब ये जो वेवलेट्स हैं, है ना, ये जो वेवलेट्स हैं उन पे अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो हमारे को क्या दे देंगे, नया वेव फ्रंट, जो कि क्या बन गया, बी बी डैश बन गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाइगेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना सकते हैं, न्यू वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बहुत प्यारी सी चीज हम लोग देख पा रहे हैं। दीज ड्रॉइंग्स आर फ्रॉम हाइगेंस बुक ट्रीटीज ऑन लाइट, है ना, लाइट फ्रॉम ए, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कैंडल है, कैंडल की फ्लेम है। तो लाइट फ्रॉम ए एक्सपैंड्स इन वेव फ्रंट्स, एवरी पॉइंट ऑफ विच बिहेव्स एज इफ इट वर अ न्यू सोर्स, है ना। सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग एट बी 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 बी, है ना, ये देखिए यहाँ पर ये 4 बी यहाँ पर मेंशन्ड है। फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट, इनकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, ये जो डी 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 वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग ये भी देख पा रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टिंग एट डी 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 फॉर्म स्टिल अनदर न्यू वेव फ्रंट, जिसका नाम क्या है, DCEF, है ना। और ये सिलसिला आगे की तरफ लगातार चलता ही जाता है ना। इसके अलावा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि इफ द मीडियम इज होमोजेनस, है ना, मतलब होमोजेनस होने का मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम एवरीवेयर, है ना। तो अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, लाइट मूव्स फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक। वी assume therefore that the secondary wavelets are emitted only in the फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वेव आगे ही प्रोपोगेट करेगी, और जो वेवलेट्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स, हमें उन्हें कहाँ बनाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा इसलिए मेंशन किया गया है बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग एक किसी वेव फ्रंट के पॉइंट को अगर पॉइंट सोर्स मानेंगे तो उससे तो हर दिशा में वेव निकलनी चाहिए ना, लेकिन हमें सिर्फ कौन सी डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब, अगर मीडियम कैसा हो बच्चों, होमोजेनस हो। And the geometrical envelope of the wavelets is to be taken in the direction of advancement of wave, है ना, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है। If there is a change of medium, हाँ यहाँ पर केयरफुल रहना है, अगर मीडियम में चेंज आएगा, the wave may be reflected from the discontinuity just as a wave on a string is reflected from a fixed end or a free end। हमने string waves चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आती है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट होती है वेव, तब क्या होता है, वहां पे रिफ्लेक्टेड वेव भी आती है, ट्रांसमिटेड वेव भी आती है और रिफ्लेक्टेड वेव भी आती है। इन दैट केस सेकेंडरी वेवलेट्स ऑन द बैकवर्ड साइड शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन को, और हम लोग डिराइव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे को ये तो पता है कि अगर इस तरीके से हमारे लाइट रेज आएंगे ना, वाटर पर फॉल कर रही होंगी, तो क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ पोर्शन वेव फ्रंट का क्या करता है, पानी पे पहले स्ट्राइक करता है और कुछ पोर्शन बाद में स्ट्राइक करता है, तो जिस वजह से जो है बेंडिंग होती है, राइट। तो देखिए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए बी जो है वो क्या है, वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और बच्चों इस ए बी वेव फ्रंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ए वाला पोर्शन जो है ना, ए पॉइंट जो है वो ऑलरेडी पानी को हिट कर चुका है, मीडियम 2 में एंटर कर चुका है। तो अब मान लेते हैं कि किसी टाउ टाइम के बाद, है ना, टाउ टाइम के बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि जो बी पॉइंट है वो लेटर से सी पॉइंट पर पहुंच गया, है ना। ये जो बी पॉइंट है वो सी पॉइंट पर पहुंच गया टाउ टाइम के बाद। तो BC लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, V1 इंटू टाउ, जहां पर V1 क्या है, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, और उसी तरीके से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे को ये पता है कि मीडियम 2 में जो है उसकी स्पीड है लेटर से V2। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग उतने ही टाइम में, है ना, टाउ टाइम में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि ए जो है ना, ए से जो वेव आगे बढ़ रही है तो वो कितना आगे जाएगी, तो वो तो हो जाएगा V2 टाउ। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, V2 टाउ लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करा। ठीक है, अब हमें पता है हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से
कि अगर वेव फ्रंट हमें बनानी है तो क्या करना होगा, हमारे को जो है सी पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा इस आर्क पर। तो लेटर से कि वो टैंजेंट जो है ना, वो जो टैंजेंट है वो ई पॉइंट पर यहाँ पर हिट कर रहा है। तो ये जो सीई है ये हमारा क्या बन गया, नया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है ये बात। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जितने देर में बी से सी है ना ये वेव पहुंच रही है, उतने देर में ए से ई पहुंच रही है। इन दोनों की लेंथ में फर्क क्यों है, बीसी और ए में फर्क क्यों है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मीडियम 2 है वो डेंसर है, जिस वजह से ए जो है वो हम लोगों ने कैसा दिखाया है, थोड़ा सा छोटा दिखाया एज कम्पेयर टू बीसी, है ना। तो हम लोगों ने सी से क्या करा, एक टैंजेंट ड्रॉ करा इस आर्क के ऊपर। क्लियर है ये बात। तो इस डायग्राम के हिसाब से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए डैश ए है ना, ये एक तरीके से इंसिडेंट रे है और ए जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रही नॉर्मल। तो अगर ये एंगल आई है तो उसी हिसाब से अगर ट्राइंगल ए बी सी को देखें तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने ये देखा कि अगर ये वाला एंगल आर है तो ट्राइंगल ए ई सी में एंगल सी जो है वो आर हो जाएगा। ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी, इन दोनों में ए सी साइड जो है वो कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब v1 टाउ अपॉन ए सी के बराबर। इसी तरीके से हम लोग ट्राइंगल ए सी में क्या बोल सकते हैं, साइन आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए ई जिसकी लेंथ है v2 टाउ, v2 इंटू टाउ अपॉन हाइपोटेनस जो कि ए सी है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, वो कितना आ जाएगा देखिए v1 अपॉन v2 है ना। तो यहाँ लिख देते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ जा रहा है हमारे पास v1 अपॉन v2 के बराबर। इसके अलावा बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन करा था n1, जो कि क्या होता है c अपॉन v1, और n1 को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कहते हैं। उसी तरीके से n2 को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा था, c अपॉन v2, जहां पर c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर इनको हम लोग देखें ना तो यहां से हमारे पास एक और चीज आ जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 तो ऑलरेडी था। फर्दर देखिए ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये आ जा रहा है n2 अपॉन n1 के बराबर। तो बच्चों इसी के साथ देखिए हम लोगों ने स्नेल्स लॉ डिराइव कर लिया, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। ये हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को एक तरीके से डिराइव कर लिया यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। फर्दर अगर हम लोग लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को कहें कि लैम्डा 1 क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और लैम्डा 2 क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये जो डिस्टेंस BC है ना, अगर BC जो डिस्टेंस है वो लैम्डा 1 के बराबर हो तो AE जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 2 के। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डायग्राम में। अगर जो ये जो BC लेंथ है ना, अगर ये एक वेवलेंथ के बराबर हो इस तरीके से, तो हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जो AE है ये भी एक वेवलेंथ के बराबर ही होगा, क्योंकि वेव फ्रंट में सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, राइट। बस यहाँ पर फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पर स्पीड जो है मीडियम 2 में चेंज हो गई, इसलिए हम लोग फील कर पा रहे हैं कि वेवलेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया, पर होना तो दोनों को क्या होगा, बिल्कुल सेम फेज में ही होगा। करेक्ट। तो यही कारण है बच्चों कि यहाँ पर लिखा है कि देन द डिस्टेंस AE विल बी इक्वल टू लैम्डा 2, है ना। अगर एक लैम्डा 1 है तो दूसरे को लैम्डा 2 होना पड़ेगा, बिकॉज इफ द क्रेस्ट फ्रॉम B has reached C in time tau, then the crest from A should have also reached E in time tau. तो इस वजह से देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा 1 हो जाएगा v1 इंटू टाउ के बराबर और लैम्डा 2 हो जाएगा v2 इंटू टाउ के बराबर। मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके बराबर आ गया, v1 अपॉन v2 के बराबर आ गया। तो बच्चों अगर इसको हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2, और हमें पता है कि v अपॉन लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है अपॉन रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन के वजह से देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना।
हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस देखने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वेव फ्रंट आ रहा है ना, यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट है और उसमें कुछ पोर्शन जो है पहले मिरर से टकरा जा रहा है, जो क्या कर रहा है, ऑब्वियस है कि पहले वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वेव फ्रंट जो है वो चेंज हो रहे हैं और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो ये रहा, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट ये था और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये रहा। तो आइए देखते हैं कि उसको एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना। तो ए जो है वो पहले मिरर से टकरा रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि ये पहले रिफ्लेक्ट करेगा। अब जो है बी जो है वो जब तक सी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो लेटर से कि जो बी से, है ना, बी से सी जाने वाला टाइम है वो टाउ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो बी सी लेंथ होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, v इंटू टाउ के बराबर। जहां पर मैंने v क्या माना है, वो पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड माना है, ठीक है। अब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जितने देर में b से c को लाइट पहुंचेगी, है ना, b पॉइंट से c पॉइंट तक, उतने देर में a पॉइंट से जो है ना, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, सेम उतना ही, क्योंकि मीडियम में चेंज नहीं आया है, तो वो भी v टाउ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो हम लोग a पॉइंट से क्या करेंगे, जो ए ई लेंथ है ना, हम लोग ए ई इक्वल टू वी टाउ लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सी पॉइंट से एक टैंजेंट प्लेन बनाएंगे, है ना। तो ये सी ई जो है वो एक्चुअली टैंजेंट प्लेन है इस सर्कल, है ना। ये जो आर्क हमने बनाया उसके ऊपर ये क्या है, एक टैंजेंट है। वैसे तो 3D में ये कैसा फिगर होगा, ये एक स्फेरिकल फिगर होगा, और ये जो सी ई है वो कैसा फिगर है, वो प्लेन सरफेस है ना। तो इस डायग्राम में चूंकि हम लोग 2D डायग्राम देख पा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो CE है वो एक्चुअली कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक टैंजेंट बनाया गया है ऑन दिस आर्क, है ना। हमने AE इक्वल टू V टाउ लेंथ लिया और हमने एक आर्क ड्रॉ किया था। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि CE, है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कैसे निकाले, तो ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये R है तो ये वाले एंगल को भी R होना पड़ेगा, और ये चीज हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, क्योंकि अगर ये एंगल R है ना, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस R है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाले एंगल को होना ही पड़ेगा R के बराबर। सेम उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आएगा, I के बराबर आएगा, है ना, ये जो एंगल है। तो अब हमारे को ये दिख पा रहा है कि दो ट्राइंगल है यहाँ पर, ट्राइंगल AEC और साथ ही साथ एक और ट्राइंगल है ट्राइंगल C, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल CBA, है ना। ये दो ट्राइंगल हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा केयरफुली अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आइए देखते हैं कैसे। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये जो AC है वो तो दोनों में ही कॉमन है, राइट। उसके अलावा बच्चों ये दोनों एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल E और एंगल B ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि BC इज इक्वल टू AE, हम लोगों ने ही ज्योमेट्रिकली ये कंस्ट्रक्ट करा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर ट्राइंगल AEC को देखें, ट्राइंगल AEC में जो एंगल C होगा विच इज इक्वल टू R, है ना, वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल CBA में जो एंगल A है ना। ट्राइंगल CBA में एंगल A क्या है, एंगल A जो है वो I है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि I बराबर R आ गया, और यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक देखते हैं जो कि है डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोगों ने साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है ना, उसका तो डेरिवेशन हम लोगों ने करा भी था, लेकिन लाइट में जो डॉपलर इफेक्ट है ना, इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली रिलेटिविटी से आता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट है उसके फॉर्मूले को ही सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट वेव्स डिपेंड्स ऑन ओनली द रिलेटिव वेलोसिटी v वेक्टर बिटवीन द सोर्स एंड डिटेक्टर एज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ आइदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डॉपलर इफेक्ट है
है ना, लाइट वेव्स के लिए वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पर, ठीक है, सोर्स और डिटेक्टर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी पर। लेट एफ नॉट रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम में हो तो उसे फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व होगी, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। लेट एफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय एन ऑब्जर्वर जो v वेक्टर वेलोसिटी से, है ना, रिलेटिव टू दैट रेस्ट फ्रेम चल रहा है। देन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सोर्स, है ना, तो जब ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये सोर्स से किधर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बच्चों ये हमारे को एज इट इज याद रखना है। और ये किसके लिए है फॉर्मूला, जब सोर्स और डिटेक्टर क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और यहाँ पर बीटा की वैल्यू है v अपॉन सी, है ना। v क्या है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, और जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, तो हमारे को पता है कि c अपॉन लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो बड़े आराम से यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले पर पहुंच सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। अगेन केयरफुल रहना कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब सोर्स एंड डिटेक्टर आर सेपरेटिंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि सेपरेट नहीं हो रहे हो, है ना, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो, तब क्या करेंगे, तो देखिए नोट पॉइंट में लिखा है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर इज डायरेक्टली टुवर्ड द सोर्स वी मस्ट चेंज साइंस इन फ्रंट ऑफ द बीटा सिंबल, है ना। बस बीटा के बदले माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जैसे हम लोगों ने बात फ्रीक्वेंसी के लिए करी, उसी तरीके से बात वेवलेंथ के लिए भी कर रहे हैं कि यहाँ पर लैम्डा जो है वो क्या है, मेजर्ड वेवलेंथ है, और लैम्डा नॉट क्या है, प्रॉपर वेवलेंथ है, मतलब कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एफ नॉट, ठीक है। इसके अलावा फॉर एन इंक्रीजिंग सेपरेशन, मतलब कि विद एन एडिशन इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर, है ना, अगर हमारा सेपरेशन जो है वो क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, दैट द मेजर्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द प्रॉपर वेवलेंथ, है ना। तो अगर सेपरेशन जो है वो बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, जो मेजर्ड वेवलेंथ है वो क्या आएगा, प्रॉपर वेवलेंथ से ज्यादा आएगा। और ये हम लोग बड़े आराम से देख भी सकते हैं, है ना, कि अगर सोर्स और डिटेक्टर सेपरेट हो रहे होंगे तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लैम्डा जो है वो क्या होगा, लैम्डा नॉट से ज्यादा आएगा। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों की वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है ना। तो इस केस में सच अ डॉपलर शिफ्ट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ रेड शिफ्ट, वेयर रेड डज नॉट मीन, है ना, यहाँ पर केयरफुल रहिएगा, रेड डज नॉट मीन द मेजर्ड वेवलेंथ इज रेड और इवन विजिबल। द टर्म merely serves as a memory device because red is at the long wavelength end of the visible spectrum, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बस ये देख पा रहे हैं कि जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट से अगर बड़ा है तो याद रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, रेड शिफ्ट फिनोमेना, ठीक है। उसी तरीके से इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर सेपरेशन कम हो रहा है तो ऑब्वियस है कि लैम्डा जो है वो क्या होगा, शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू लैम्डा नॉट। और उस केस में हम लोग जो डॉपलर शिफ्ट है उसको डिस्क्राइब करते हैं एज बीइंग अ ब्लू शिफ्ट, है ना, फॉर द सेम रीजन सेम पर्पस। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, जो कि है F इज इक्वल टू, आइए देखते हैं, F इज इक्वल टू एफ नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाए ना, बाइनोमियल लगाए, तो जो रिजल्ट है वो ये आएगा, है ना, F इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस बीटा प्लस हाफ बीटा स्क्वायर। तो ये जो है ये लो स्पीड डॉपलर इफेक्ट के केस में फॉर्मूला है ना। ये कब वैलिड है, जब बीटा जो है वो मच मच लेस देन 1 हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और फॉर्मूला आने वाला है इसी का वर्जन, है ना, जो कि हमारे बहुत काम का है, तो वो है एस्ट्रोनॉमिकल डॉपलर इफेक्ट। तो देखिए होता क्या है, हम लोग स्टार्स को, गैलेक्सीज को, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं ना। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ लाइट वी कैन डिटरमिन हाउ फास्ट the sources are moving either directly away from us or directly toward us by measuring the Doppler shift of the light that reaches us, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डॉपलर शिफ्ट की मदद से ये बता सकते हैं कि कोई गैलेक्सी हो गई, कोई स्टार हो गई, ये हमसे कितने दूर, किस स्पीड से हमसे दूर जा रही है, किस स्पीड से हमारे
पास आ रही है. If a certain star were at rest relative to us, we would detect light from it with a certain proper frequency f naught, है ना. अगर वो रुका रहेगा तब तो f naught frequency रहेगी. However, if the star is moving either directly away from us or directly towards us, the light we detect has a frequency f that is shifted from f naught by the Doppler effect, है ना. या तो वो f naught ज़्यादा हो जाएगा, अगर स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो f naught f से ज़्यादा हो जाएगा, अगर स्टार हमसे दूर जा रहा है तो f की वैल्यू f नॉट, तो हमारा समझ में आ रहा है ना कि जो f है वो f नॉट से कम आ जाएगा. ठीक है. दिस डॉपलर शिफ्ट इज ड्यू ओनली टू द रेडियल मोशन ऑफ द स्टार, है ना. मतलब रेडियल मोशन का मतलब क्या हुआ, इट्स मोशन डायरेक्टली टुवर्ड अस और अवे फ्रॉम अस. मतलब इसके वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो डायरेक्टली रेडियल डायरेक्शन में है, हमारी तरफ है, हमसे दूर जा रहा है. एंड द स्पीड वी कैन डिटरमिन बाय मेजरिंग दिस Doppler shift is only the radial speed v of the star. That is only the radial component of the star's velocity relative to us. ठीक है. अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर एक और अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाने वाले हैं. सपोज अ स्टार या फिर कोई और लाइट सोर्स जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मूव्स अवे फ्रॉम अस विद अ रेडियल स्पीड v दैट इज लो इनफ. मतलब अब हम लोग बीटा को भी क्या करने वाले हैं, नेग्लेक्ट करने वाले हैं, है ना. मतलब ये जो बीटा स्क्वायर वाला टर्म है उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. बीटा इज स्मॉल इनफ फॉर अस टू नेग्लेक्ट द बीटा स्क्वायर वाला टर्म. तो उस केस में f जो है वो सिंपली कितना रह जाएगा, f नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा. और हमें पता है बच्चों कि f इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा. तो वहां से c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा. अब यहाँ पर आप देखिए कि लैम्डा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पर 1 माइनस बीटा की पावर -1 आ रहा है, जहाँ पर मैं अगेन क्या लगा सकता हूँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. हमें पता है कि 1 माइनस एक्स की पावर n, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1 माइनस एन एक्स. और यहाँ पर n की वैल्यू -1 है, तो आप समझ पा रहे हैं कि 1 माइनस बीटा की पावर -1 क्या बन जाएगा, 1 प्लस बीटा बन जाएगा. ठीक है. तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया लैम्डा नॉट 1 प्लस बीटा. अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई ना, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट. तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि जो v है ना, रेडियल स्पीड ऑफ द लाइट सोर्स, कब, जब v मच मच लेस देन c है, तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास मॉड ऑफ लैम्डा, मॉड ऑफ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय c. यहाँ पर ये जो डेल्टा लैम्डा क्या है, द डिफरेंस डेल्टा लैम्डा इज द वेवलेंथ डॉपलर शिफ्ट ऑफ द लाइट सोर्स, है ना. इसको हम लोग मॉड लगा देते हैं ताकि हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल रहे ना. तो वी एनक्लोज इट विथ एन एब्सोल्यूट साइन सो दैट वी ऑलवेज हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट. अभी जब हम लोग सवाल करेंगे तो ये और भी आसान लगने लगेगा आपको. ठीक है. और यहाँ पर एक और चीज देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ गया था, f नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि f माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, f माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बीटा, मतलब कि माइनस ऑफ v अपॉन सी. तो अगेन हम लोग यहाँ पर अगर मॉड लगा दें, है ना, तो मॉड लगा देंगे तो ये जो डेल्टा f अपॉन एफ नॉट है ना, मॉड ऑफ डेल्टा f अपॉन एफ नॉट जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, v अपॉन सी के बराबर आ जाएगा. और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि v अपॉन सी के बराबर और क्या है, ये है मॉड ऑफ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, है ना. तो हमारे पास एक बहुत प्यारी इक्वेशन आ गई, वो कौन सी है, डेल्टा f अपॉन एफ नॉट इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इसका भी मॉड्यूलस इज इक्वल टू v अपॉन c के बराबर, है ना. चाहे तो यहाँ पर भी मॉड लगा दीजिए. तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा v है ना, वो बेसिकली क्या है, वो बस हमारे को ये बता रहा है कि रेडियल स्पीड ऑफ द लाइट सोर्स क्या है. ठीक है ना. तो बच्चों बेसिकली ये जो फॉर्मूला आया है ये हमारे बड़े काम का है, इसी के ऊपर हमारे को मैक्सिमम सवाल मिलेंगे. दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा f अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ v अपॉन c, है ना. सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ही रखा है. ठीक है ना. अब लेकिन बच्चों आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मॉड हटा देंगे, है ना, तो फिर कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा कि कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस आएगा. तो आप ऐसे सोचिए ना, अगर कोई सोर्स जो है वो हमारे पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी. और अगर कोई सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, है ना. तो इसी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि लैम्डा में भी इसी तरीके का चेंज आएगा.
अगर कोई सोर्स हमारे पास आ रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो बच्चों मैं आपका छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर जो v है वो क्या है, वो रेडियल स्पीड ऑफ द लाइट सोर्स है, और यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को क्या रखा है, राइट साइड में पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड में जो v है वो भी क्या है, पॉजिटिव है ना। बस ये हमारे को रिलेटिव स्पीड का आइडिया दे रहा है। तो यहाँ पर मैं मॉड v बाई सी मैंने इसलिए सिर्फ लिख दिया क्योंकि हर जगह मॉड लगा हुआ था, पर हमें समझ में आ रहा है कि v जो है वो क्या है, पॉजिटिव ही है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लग ही गया है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन इज एन अप्रोक्सीमेशन दैट कैन बी अप्लाइड विदर द लाइट सोर्सेज मूविंग टूवर्ड और अवे फ्रॉम अस, है ना। ये दोनों केसेस के लिए ही हमारे को वैलिड है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हमारे लिए एक सवाल है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सवाल कहता है कि अ गैलेक्सी मूविंग विद स्पीड 300 किलोमीटर पर सेकेंड शोज ब्लू शिफ्ट एट व्हाट वेवलेंथ सोडियम लाइन एट 589 नैनोमीटर विल बी ऑब्जर्व्ड। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक गैलेक्सी है ना, जो कितने स्पीड से जा रही है, 300 किलोमीटर्स पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। और ये कैसा शिफ्ट दिखा रही है, ब्लू शिफ्ट दिखा रही है। ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब गैलेक्सी जो है ना, वो किधर जा रहा होगा, अगर ये ऑब्जर्वर है ना, अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा ये गैलेक्सी, तभी तो ब्लू शिफ्ट आया है ना। क्योंकि ब्लू शिफ्ट हमारे को आइडिया देता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, और बढ़ेगी कब, जब गैलेक्सी ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। इसका मतलब गैलेक्सी 300 किलोमीटर्स पर सेकेंड से हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम लाइन के बारे में पूछा गया है कि अगर हम लोग सोडियम लाइन को देखें, सोडियम लाइन का मतलब हो गया, सोडियम लाइन बेसिकली येलो कलर की होती है ना। तो अगर हम लोग येलो लाइन को देखें, जो कि जिसका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होता है, तो वो हमें, है ना, किस वेवलेंथ पे ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन सी के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा जो है वो कैसा आने वाला है, डेल्टा लैम्डा जो है वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि जो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है वो कैसी आने वाली है, वो एक्चुअली कम आने वाली है। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जवाब क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डेल्टा लैम्डा का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, v बाय सी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नॉट। अब v हमें कितना दे रखा है, v हमें देखिए दे रखा है 300 किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। और साथ में लैम्डा नॉट कितना है, तो लैम्डा नॉट जो है वो 589 नैनोमीटर है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं 10 टू द पावर 3 बच जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 589 अपॉन 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको हम लोग और कितना लिख सकते हैं, 0.589 नैनोमीटर। तो डेल्टा लैम्डा, यहाँ पर मॉड लगा देंगे ना, डेल्टा लैम्डा का जो मॉड है वो कितने के बराबर आ रहा है, 0.589 नैनोमीटर। और हमने ये सोच लिया था, है ना, हमने ये आराम से एनालाइज किया था कि एक्चुअली जो वेवलेंथ है वो क्या होने वाली है, वो एक्चुअली कम होने वाली है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.589 नैनोमीटर, है ना। क्योंकि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके बराबर आएगा ना, क्योंकि इनिशियल जो है ना लैम्डा नॉट है वो ज़्यादा होगा लैम्डा से। तो यहाँ से देखिए लैम्डा कितने के बराबर आ जाएगा, लैम्डा नॉट माइनस 0.589 नैनोमीटर। तो चलिए लैम्डा नॉट जो कि 589 नैनोमीटर है, उसमें से 0.589 है ना, 589 नैनोमीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 588.411 नैनोमीटर के बराबर। तो जो वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी, 588.411 नैनोमीटर, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर जो है वेव ऑप्टिक्स का वो खत्म होता है।
आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो मेन फोकस है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।